हेलो ऑल ऑफ यू। आपको जैसे कि पता है कि हम लुसेंट की बुक कर रहे हैं, लुसेंट की जीके कर रहे हैं और जिसमें हम प्राचीन भारत कर चुके हैं हिस्ट्री वाले पोर्शन में और मध्यकालीन भारत हम कर रहे थे, जिसका ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है मराठों का उत्कर्ष। ठीक है, इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए और आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। हम दोनों बुक आप ही करेंगे। लुसेंट की दो बुक आपकी हैं, एक तो डिटेल वाली है जिसे कि हम कर रहे हैं और दूसरी आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की है जिसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसे समझ लीजिए, उसके बाद में हम उसे करेंगे तो आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका ये लास्ट टॉपिक है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। ठीक है, मराठा साम्राज्य था उसके संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे उसके संस्थापक। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1627 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शिवनेर दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जो अभी कहाँ है? गुन्नार के समीप है। जो कि शिवाजी के पिता का नाम शहाजी भोसले था। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शहाजी भोसले था। ठीक है, शिवाजी के पिता का नाम शहाजी भोसले था और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। ठीक है, शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था और शिवाजी के पिता का नाम शहाजी भोसले था। शहाजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। ठीक है, शिवाजी की जो दूसरी पत्नी जो शहाजी भोसले की दूसरी पत्नी थी उनका नाम क्या था? तुकाबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु थे वो कौन थे? कोडदेव थे। ठीक है, कांडदेव जो थे ये शिवाजी के गुरु थे। तो आप कोडदेव या कांडदेव कुछ भी आप कह सकते हैं इनको। तो ये शिवाजी के गुरु थे। ठीक है, शिवाजी के गुरु का नाम आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? कांडदेव इनके गुरु थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो इनके गुरु कौन थे, ये आपसे पूछा जा सकता है कि शिवाजी के गुरु कौन थे, तो आप बताएंगे कांडदेव। और अगर आध्यात्मिक गुरु की बात की जाए कि इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो गुरु रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 में हुआ था। शिवाजी का जो विवाह था वो साईबाई निम्बालकर से हुआ था। कब हुआ था? 1640 में। शहाजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर, शहाजी जो थे इनके पिता शिवाजी के थे, इन्होंने शिवाजी को पूना की जागीर इन्होंने प्रदान की थी। स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली थी और उन्होंने, इनके पिता ने स्वयं क्या किया था? इन्होंने स्वयं तो बीजापुर की रियासत में इन्होंने नौकरी कर ली थी और शिवाजी को इन्होंने पूना की जागीर दे दी थी। ठीक है, अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया था। ठीक है, जो शिवाजी थे इन्होंने सबसे पहले 1644 में शिवाजी ने सबसे पहले बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर इन्होंने अपना अधिकार किया था। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1665 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था। ठीक है, बीजापुर के जो सुल्तान थे, बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति को अफजल खां जिनका नाम था, उन्हें सितंबर 1665 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था। शिवाजी ने अफजल खां शिवाजी जो थे उन्होंने अफजल खां की हत्या कर दी थी। ठीक है, शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी थी। शिवाजी ने सूरत को
1664 ईस्वी एवं 1679 में लूटा था। ठीक है, तो इन्होंने शिवाजी ने सूरतपुर को जो सूरत थी, सूरत को इन्होंने 1664 और 1679 में इन्होंने इसे लूटा था। पुरंदर की संधि 1665, जो पुरंदर की संधि थी 1665 में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई थी। जो पुरंदर की संधि थी वो किस किस के बीच हुई थी? महाराज जो जयसिंह थे उनकी और शिवाजी के बीच। ठीक है, महाराज जयचंद और शिवाजी के, जयसिंह जो थे, महाराज जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। कब हुई थी? तो ये पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। ठीक है, 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना था। ठीक है, इन्होंने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया था। कब? 1672 में। 5 जून 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, इन्होंने अपना राज्याभिषेक जो है शिवाजी ने 5 जून 1674 को इन्होंने रायगढ़ में वाराणसी, जो बनारस था, काशी बनारस, वहाँ के जो एक प्रसिद्ध विद्वान थे श्री गंगा भट्ट, उनके द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था। ठीक है, ये महाराष्ट्र की एक सम्मानित ब्राह्मण भी थी जो लंबे समय तक वाराणसी में रहे थे, लंबे समय तक काशी बनारस में रहे थे। जो शिवाजी थे, शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया था। ठीक है, आगे भी हम देख चुके हैं, जब औरंगजेब का जब हमने शासनकाल पढ़ा था तो औरंगजेब के शासनकाल में हमने पढ़ा था, जब शिवाजी पहली बार औरंगजेब से मिलने गए थे आगरा में, तभी औरंगजेब ने इन्हें बंदी बना लिया था और जयपुर के भवन में रखा था। ठीक है, तो मई 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा था, जहां से वे 16 अगस्त 1666 में भाग निकले थे। ठीक है, ये 16 अगस्त 1666 में वहां से भाग निकले थे। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 में, ठीक है, 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। शिवाजी की मृत्यु केवल 53 वर्ष की आयु में हो गई थी। महाराष्ट्र के मुख्य संत क्या क्या थे, इनको देख लेते हैं। यहाँ के मुख्य जो संत थे, ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर जिन्हें कहा जाता है, 1271 से 1296 तक ही रहे हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक इन्हें माना जाता है। जो ज्ञानेश्वर हैं या ज्ञानदेव जो हैं, उन्हें महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है, जो कि इनका टाइम पीरियड 1271 से लेकर 1296 तक रहा है। मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना गया। ठीक है, इन्होंने मराठी भाषा में और साहित्य के संस्थापक भगवत गीता पर इन्होंने अपने भावार्थ दीपिका जो नामक बृहद टीका लिखा है, उसे ज्ञानेश्वरी नाम से भी जाना गया है। नामदेव दूसरे कौन थे? नामदेव का टाइम पीरियड था 1270 से लेकर 1350 तक। इनके आराध्य देव पाढ़रपुर, इनके जो आराध्य देव थे वो पाढ़रपुर के विठोबा या विठ्ठल विष्णु के रूप थे। ठीक है, विठोबा या विठ्ठल की उपासना को बरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना को किस नाम से जाना जाता है? वरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना नामदेव ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? नामदेव ने। ठीक है, एकनाथ
अब एकनाथ जो थे इनका टाइम पीरियड था 1533 से लेके 1599 तक। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा है। इन्होंने रामायण पर भावार्थ और रामायण नामक टीका लिखा है। फिर आए हैं तुकाराम। तुकाराम का टाइम पीरियड 1598 से लेकर 1650 तक रहा है। इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी हैं। इन्होंने कैसी कविताएं लिखी तुकाराम ने? इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी हैं जिन्हें अभंग कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? अभंग कहा जाता है, या अभंग भक्ति परक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। ठीक है, ये अभंग जो हैं भक्ति परक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। रामदास, अब इसके बाद रामदास आए हैं। ये 1608 से 1681 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। रामदास का महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि, 10 बोध इनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। ठीक है, महाराष्ट्र के अंतिम महान संत ये हुए हैं रामदास जो हुए हैं। रामदास जो थे ये महाराष्ट्र के अंतिम संत कवि रहे हैं। इनकी 10 बोध, इनकी जो 10 बोध उनकी रचनाएं हैं, उनकी जो रचनाओं और उपनिषदों का क्या है? संकलन है। ठीक है, तो ये कुछ कवि थे जिनके बारे में बताया गया है, जो कि महाराष्ट्र के मुख्य संत थे, उनकी ये बात थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद, जो पेशवा का पद था इसमें, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मानित था। ठीक है, जो अष्टप्रधान थे इसमें पेशवा का पद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, सबसे ज्यादा सम्मानित था और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, पेशवा का मतलब है प्रधानमंत्री। राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देख रेख करते थे। जो पेशवा होते थे वो उनका पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री है। ये राज्य का प्रशासन देखते थे और अर्थव्यवस्था को देखते थे। सरी-ए नौबत का मतलब है सेनापति, सैन्य का प्रधान, सेना का प्रधान। ठीक है, सरी-ए-नौबत का मतलब है सेनापति, जो कि सेना का प्रधान होता है। अमात्य का मतलब क्या है? अमात्य का मतलब है राजस्व मंत्री। ठीक है, अमात्य का मतलब होता है राजस्व मंत्री। आय व्यय का लेखा जोखा ये रखते थे। ठीक है, जो अमात्य होते थे वो आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे। अमात्य का मतलब राजस्व मंत्री है। वाक्यान्वीस का क्या मतलब है? वाक्यान्वीस का मतलब है सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष। ठीक है, वाक्यान्वीस का मतलब है सूचना, गुप्तचर और संधि विग्रह के जो विभाग होते थे उनके अध्यक्ष को वाक्यान्वीस कहा जाता था। चिटनिस किसको बोलते हैं? चिटनिस का मतलब है राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। ठीक है, चिटनिस का मतलब होता था कि जो राजकीय पत्र होते थे उनकी भाषा को पढ़ना और उनकी भाषा शैली को देखना। सुमंत का मतलब क्या होता था? विदेशी मंत्री। जो विदेश मंत्री होते थे उनको सुमंत कहा जाता था। ठीक है, विदेश मंत्री को क्या कहते थे? सुमंत विदेश मंत्री को कहा जाता था। पंडित रॉय धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करते थे। जो पंडित रॉय का क्या मतलब? पंडित रॉय जो थे वो धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करते थे, डेट निकालते थे। जो पूजा पाठ वगैरह होता था, धार्मिक कार्य होते थे उनके लिए। न्यायाधीश का मतलब क्या है? न्याय विभाग का प्रधान। ठीक है, न्यायाधीश का मतलब है न्याय विभाग का प्रधान। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया था। ठीक है, शिवाजी जो थे उन्होंने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में यूज किया था। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित थी। जो शिवाजी की सेना थी वो 3 भागों में विभाजित थी। पागा सेना पहली क्या थी? पागा सेना, नियमित घुड़सवार सैनिक। पागा सेना का मतलब है जो नियमित घुड़सवार सैनिक।
सिलहदार, सिलहदार का मतलब है अस्थायी घुड़सवार सैनिक, जो अस्थायी होते थे। ठीक है। पैदल, पैदल का मतलब है पैदल सैनिक। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। जो शिवाजी की कर व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग किया था। जो पहले क्या था, रस्सी से मापन व्यवस्था रस्सी से थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा जो माप की जो व्यवस्था थी उसे हटा के इन्होंने काठी और मानक का यूज किया था। काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग से आरंभ की थी इन्होंने। ठीक है। इन्होंने शिवाजी जो थे इन्होंने रस्सी की जगह काठी और मानक का यूज किया था मापन के लिए। शिवाजी के समय में उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था। ठीक है। शिवाजी के टाइम में 33% भाग जो था वो राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40 हो गया था, जो बाद में बढ़कर 40 हो गया था। चौथ एवं सरदेश मुखी नामक कर शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। ठीक है। चौदेश और सरदेशमुख। ठीक है। सरदेश मुखी जो कर था, सरदेश मुखी कर और चौथ कर जो था वो किसके द्वारा लगाया गया था? ये शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। चौथ किसी एक क्षेत्र को बर्बाद ना करने के बदले में दी जाने वाली रकम को कहा जाता है। ठीक है। चौथ किसको बोलते हैं? किसी एक क्षेत्र को बर्बाद ना करने के बदले में दी जाने वाली रकम को कहा जाता है। और सुरदेशमुखी का अर्थ क्या है? इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। ठीक है। जो सुरदेशमुखी कर था इसके आधार पर शिवाजी जो थे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ देशमुखी प्रस्तुत करना चाहते थे। यहाँ पे शिवाजी ने यहाँ पे कुछ दिया है, शिवाजी ने किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी, इन्होंने किले की सुरक्षा के लिए कौन कौन से अधिकारियों को नियुक्त किया था? तो हवलदार, पहला तो इन्होंने हवलदार को नियुक्त किया था किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख के लिए। इन्होंने हवलदार नियुक्त किया था जो कि किले की आंतरिक व्यवस्था की देखभाल करते थे। ठीक है। सरे नौबत को इन्होंने क्यों नियुक्त किया था? किले की सेना का नेतृत्व करने के लिए। ठीक है। तो सरे नौबत को नियुक्त किया था इन्होंने किले की सेना का नेतृत्व करने के लिए। सबनिस का इन्होंने नियुक्त क्यों किया था? सबनिस किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवस्था एवं भंडार की देखभाल करते थे। ठीक है। सबनिस जो थे वो किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार और वहाँ जो पत्रों का आदान प्रदान होता था, पत्र व्यवहार और भंडार की देखभाल ये किया करते थे। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे। ठीक है। संभाजी जो थे वो शिवाजी के उत्तराधिकारी हुए। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। ठीक है। संभाजी ने अपना सलाहकार किसे नियुक्त किया था? कवि कलश को। ठीक है। मार्च 1689 को मुगल सेनापति मुखर्रब खान, जो मुगल सेनापति थे मुखर्रब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया था और उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है। 1689 में जो मुगल सेनापति थे मुखर्रब खान ने संभाजी और जो कवि कलश थे उनको गिरफ्तार करके इनकी हत्या कर दी थी। शिवाजी के बाद 1689 संभाजी के बाद 1689 में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्य अभिषेक किया गया।
ठीक है। फिर 16 जब इनकी संभाजी की हत्या हो गई तो उसके बाद में संभाजी के बाद में 1689, ठीक है, 1689 में राजा राम को, जो राजा राम थे, उन्हें छत्रपति के रूप में उनका राज्याभिषेक किया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया था, ठीक है। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया था। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 1700 में मारे गए थे, और राजा राम जो थे ये मुगलों से लड़ते हुए 1700 में ये मार दिए गए थे। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई थी, ठीक है। जो इनकी राजा राम की जो विधवा पत्नी थी ताराबाई, ठीक है, ताराबाई ने अपने 4 वर्ष के पुत्र शिवाजी द्वितीय जो थे इनका राज्याभिषेक करवाया था, और इन्हें मराठा साम्राज्य की वो वास्तविक संरक्षिका बन गई थी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की हत्या के बाद संभाजी के पुत्र शाहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया था, ठीक है। 1707 में जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी का पुत्र शाहू, जो संभाजी का पुत्र था शाहू, जो कि औरंगजेब की गिरफ्त में था, वो भोपाल के निकट से निकल के वो वापस से महाराष्ट्र आ गए थे। शाहू एवं ताराबाई के बीच 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ, ठीक है। शाहू और ताराबाई के बीच 1707 में कौन सा युद्ध हुआ? खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें शाहू विजय हुआ, जिसमें शाहू जो थे वो जीत गए। शाहू ने 22 जनवरी 1708 को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया, ठीक है। अब शाहू ने अपना राज्याभिषेक करवा लिया सतारा में 1708 में, ठीक है, 22 जनवरी 1708 में। शाहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, ठीक है। जो पेशवा लोग थे, शाहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक जो थे पेशवा लोग थे, जो शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे, जो कि शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री भी हुए। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था, ठीक है। जो पेशवा पद था वो पेशवा के साथ ही क्या हुआ था? ये वंशानुगत हो गया था। 1713 में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था, ठीक है। 1713 में जो शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था, उनकी मृत्यु 1720 में हो गई थी। इसके बाद पेशवा जो थे बाजीराव प्रथम हुए। इसके बाद पेशवा कौन हुए हैं? बाजीराव प्रथम, उसके बाद में पेशवा हुए हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम के मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए शाहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, ठीक है। शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी, हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्ण नदी से अटक कर फहराने लगेगी। उत्तर में शाहू ने कहा था, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निस्संदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, ठीक है। ये कथन कई बार क्या है एग्जाम में घुमा फिरा कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप एक बार इसको समझ लीजिए, ठीक है, अच्छा है। पेशवा एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, पेशवा बाजीराव प्रथम, जो पेशवा बाजीराव प्रथम थे, इन्होंने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति, जो मुगल साम्राज्य की स्थिति कमजोर हो रही थी, कमजोर स्थिति का फायदा उठाने के लिए
इसका फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए साहू को इन्होंने उत्साहित किया था और साहू को उत्साहित करते हुए इन्होंने कहा था कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें। ठीक है, क्या कहा था? आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। ठीक है, क्या कहा था इन्होंने? शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्ण नदी से अटक, जो हमारे इन्होंने कहा है कि हमारे प्रयासों से, हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्ण नदी से अटक तक फहराने लगेगी। ठीक है, कृष्ण नदी से लेकर अटक तक हमारी जो मराठा की पताका है वो फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा था, और इसका उत्तर देते हुए साहू ने क्या कहा था? निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निस्संदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। ठीक है, पालाखेड़ा का जो युद्ध हुआ था 7 मार्च 1728 को बीजा रॉय प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ था। ठीक है, निजामुल मुल्क के बीच और बीजा राय जो वाजी राय प्रथम थे इनके बीच में पालखेड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें निजामा की हार हुई थी। जिसमें कौन हार गया था? निजामा इसमें हार गए थे। निजाम के साथ मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी, और निजाम के साथ किसकी संधि हुई थी? मुंशी शिवराम की संधि हुई थी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा वाजीराय प्रथम था। ये इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन था? वाजीराय प्रथम था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए कि वाजीराय प्रथम जो थे इन्होंने दिल्ली पर सबसे पहले आक्रमण किया था, जिसने 29 मार्च 1737 में दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। ठीक है, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह जो थे वो दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। वाजीराय प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चा में थे। ठीक है, कोई खास नहीं है। तो जो वाजीराय प्रथम थे मस्तानी नाम की किसी महिला से इनके संबंध थे, इसलिए इनकी चर्चा थी। 1740 में वाजीराय प्रथम की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1740 में वाजीराय प्रथम की मृत्यु हो गई थी। वाजीराय प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी वाजीराय 1740 में पेशवा बना। बालाजी वाजीराय थे, ये 1740 में ये पेशवा बने हैं वाजीराय की मृत्यु के बाद। 1750 में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ से सारे अधिकार सुरक्षित हो गए थे। ठीक है, 1750 में संगोला की संधि हुई थी। 1750 में संगोला की संधि हुई थी। इस संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए थे, सारे अधिकार पेशवा को मिल गए थे। वाजीराय बीजा रॉय को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बालाजी वाजीराय को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। झलकी की संधि, जो झलकी की संधि है वो हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी वाजीराय के मध्य हुई थी। झलकी की संधि किस किस के बीच में हुई थी? जो हैदराबाद के निजाम थे और बालाजी वाजीराय के बीच में। बालाजी वाजीराय के समय में ही पानीपत की तृतीय युद्ध, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो बालाजी वाजीराय के समय में ही हुआ था। ठीक है, इनके समय में ही पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जो 14 जून 1761 में हुआ है, जिसमें मराठों की हार हुई थी। इसमें मराठे हार गए हैं। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु हो गई। तो वो इस हार को बालाजी बर्दाश्त नहीं कर पाए और 1761 में इनकी मृत्यु हो गई। माधवा राय नारायण प्रथम, ठीक है, माधवा राय जो नारायण प्रथम थे 1761 ईस्वी में पेशवा बने हैं अभी ये। ठीक है, इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः वापस किया है। पुनः इन्होंने जो मराठों की प्रतिष्ठा खो गई थी इसे ये वापस से इन्होंने प्राप्त किया है। किसने? माधवा राय नारायण प्रथम ने।
माधवा राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। माधवा राय ही थे, माधवा रॉय ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे जो मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह आलम द्वितीय को फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। मुगल बादशाह मराठों का पेंशन भोगी बन गया था। ठीक है, मुगल बादशाह जो था मराठों का पेंशन भोगी ये बन गए थे। पेशवा नारायण रॉय 1772 और 73 में उनके चाचा रघुनाथ रॉय के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, पेशवा माधव राय नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखभाल जो देख रेख थी वो किसने की थी? 12 भाई ने की थी। ठीक है, 12 भाई ने इनकी देखभाल की थी। सभा नाम की 12 सदस्यों, जो कि सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद थी। ठीक है, 12 भाई जो थी वो सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद थी, जिसकी इन्होंने पेशवा माधव राय नारायण द्वितीय जो थे वो अल्पायु थे, वो कम आयु के थे, इसलिए उनके मराठा राज्य की देखभाल के लिए 12 भाई सभा के नाम से 12 सदस्यों की एक परिषद बनाएगी, जो कि उस समय मराठा राज्य की देखभाल करती थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे। इस परिषद में 2 मेन लोग थे, जो महादजी, ठीक है, महादजी थे। एक तो ये थे महादजी सिंधिया, ठीक है, महादजी सिंधिया थे, और नाना फडणवीस थे। नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया थे। बस थोड़ा सा और है इसमें। ठीक है, वीडियो बड़ा हो रहा है क्योंकि अंतिम पेशवा राघवा का पुत्र वाजीराय द्वितीय हुआ। जो आखिरी पेशवा आप याद रखेंगे, आखिरी पेशवा जो थे वाजीराय द्वितीय हुए हैं। ठीक है, अंतिम पेशवा राघवा का पुत्र वाजीराय द्वितीय हुए हैं, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बने थे। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। मराठों का जो पतन हुआ है सबसे ज्यादा योगदान वाजीराय द्वितीय का ही था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। ये ऐसे पहले मराठा सरदार थे जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध था 1775 से 82 तक चला है। ठीक है, 1775 से 82 तक पहला आंग्ल मराठा युद्ध चला है। इसके बाद 1776 में पुरंदर की संधि हुई है। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ रॉय के समर्थन को वापस लिया है। ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और द्वितीय आंग्ल मराठा, पहला आंग्ल मराठा युद्ध तो 1775 से लेकर 82 के बीच हुआ है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच हुआ है। इसमें भोसले नागपुर ने अंग्रेजों को इन्होंने चुनौती दी थी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 को देवगांव की संधि हुई है। ठीक है, इसमें देवगांव की संधि हुई है। दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में देवगांव की संधि हुई है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है 1816 से 18 के बीच में। और इस युद्ध में मराठा भक्ति और पेशवा वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया है। और तीसरी संधि में जो मराठों का जो पेशवा का पद था, वंशानुगत था, उसे समाप्त कर दिया गया है। मराठों की शक्ति और इनका पेशवा पद खत्म हो गया। इसमें पेशवा वाजीराय द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1808 में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया था। पेशवा वाजीराय द्वितीय जो थे वो कोरेगांव और अष्टी के युद्ध में ही हार गए थे और फिर इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था 1818 में।
इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जाने के लिए भेज दिया था। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, पेशवा का पद समाप्त कर दिया और बाजीराव द्वितीय जो थे उनको कानपुर के पास बिठूर है, ठीक है, कानपुर के पास बिठूर है, वहां इनको भेज दिया था पेंशन पर, और जहां 1853 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे खत्म होता है। ये कुछ है अंग्रेज और मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली कुछ संधियां जिनको हम पढ़ चुके हैं, ये वही हैं। ठीक है, इनको 1 मिनट में देख लेते हैं, वीडियो बड़ा हो रहा है क्योंकि। सूरत की संधि, सूरत की संधि कब हुई है, 1775 में। पुरंदर की संधि 1676 में हुई है। ठीक है, बड़गांव की संधि 1779 में हुई है। ठीक है, और उसके बाद में सालाबाई की संधि, सालाबाई की संधि 1782 में हुई है। बसीन की संधि 1802 में हुई है, बसीन की संधि। फिर वापस से देवगांव की संधि 1803 में दोबारा हुई है। ठीक है, देवगांव की संधि फिर 1803 में हुई है। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में हुई है। ठीक है, देवगांव की संधि और सुरजी अर्जुन गांव की संधि, दोनों संधियां 1803 में हुई है। राजापुर घाट की संधि 1804 में हुई है। नागपुर की संधि 1816 में हुई है। ग्वालियर की संधि 1817 में हुई है। पूना की संधि 1817 में हुई है। ग्वालियर और पूना की संधि जो है 1817 में हुई है। ठीक है, ग्वालियर और पूना की संधि 1817 में हुई है। फिर मंदसौर की संधि 1818 में हुई है। ठीक है, तो ये आपका मध्यकालीन भारत यहाँ पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे आधुनिक भारत। ठीक है, आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।